जय हिंद दोस्तों। हमने अभी तक यूनिट एंड मेजरमेंट चैप्टर को पूरा ख़त्म कर लिया था और आज मैंने सोचा कि एनसीईआरटी सॉल्यूशंस कर लिए जाएं। ठीक है, तो आज हम करने वाले हैं एनसीईआरटी सॉल्यूशंस ऑफ क्लास 11th चैप्टर 2 यूनिट एंड मेजरमेंट, है ना। आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम लेजेंड्स में। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन, है ना। अब देखिए यूनिट एंड मेजरमेंट्स हमने पूरा ख़त्म तो कर लिया है अच्छे से। अब सबसे अच्छी चीज़ क्या होती है किसी भी चैप्टर को समझने की, उसके न्यूमेरिकल्स किए जाएं और उसके थ्योरी बेसिस सवाल किए जाएं। तो पहला क्वेश्चन तो न्यूमेरिकल वाइज है और इसमें यूज़ किसका होगा। यूनिट एंड मेजरमेंट में हमने बताया था ये यूनिट चेंज होता है फिजिकल क्वांटिटी का, उसके ऊपर पहला क्वेश्चन है कि जो वॉल्यूम है क्यूब का ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर वो हमको बताना है मीटर क्यूब में। तो आप जानते हो वॉल्यूम का फॉर्मूला, वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, जो एज होती है। अब देखना है यहाँ पर एज का क्यूब। अब यहाँ साइड क्यूब इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि वॉल्यूम का जो होता है वो हम एज कहते हैं, जो वॉल्यूम की साइड होती है उनको एज कहते हैं। ठीक है, एज क्यूब होता है। ठीक है, अब यहाँ पर आप जानते हो हमको मीटर क्यूब में बताना है। तो आप जानते हो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1/100 क्या होता है, मीटर होता है। ठीक है, तो आप क्या लिख सकते हो, जो 1 सेंटीमीटर है वो होगा 10⁻² मीटर। ये ऊपर जाएगा, इसको 10⁻² लिख सकते हो आप, 100 को ऊपर जाएगा माइनस में हो जाता है, ये तो पता ही है। तो अब आपका वॉल्यूम क्या हो जाएगा 10⁻² मीटर। अब इसको आप क्या कहते हैं, क्यूब लगाओगे तो आ जाएगी वैल्यू 10⁻⁶ मीटर। और ये पूरे का क्यूब होता है। ठीक है, ये पूरे का क्यूब होता है, तो यहाँ पर भी क्यूब होगा और यहाँ पर भी, तो मीटर क्यूब ये आ गया आपका। ठीक है, अब ये अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, अब इसके आगे जो क्वेश्चन है वो है सेकंड वाला, जो सरफेस एरिया ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर। जो सॉलिड सिलेंडर उसका सरफेस एरिया बताना है। रेडियस 2 सेंटीमीटर दी हुई है और हाइट 10 सेंटीमीटर। अब टोटल सरफेस एरिया, अगर सरफेस एरिया लिखा है तो जनरल आप उसको टोटल सरफेस एरिया मानोगे जब तक लेटरल या फिर कर्व की बात नहीं की गई है। तो जिसको हम कहते हैं TSA, टोटल सरफेस एरिया। फॉर्मूला क्या होता है 2πr ब्रैकेट में h+r। ठीक है, अब सबसे पहले तो बात ये है कि जो हमको एरिया निकालना है वो मिलीमीटर स्क्वायर में निकालना है। तो 2 सेंटीमीटर है, इसको आप 2 सेंटीमीटर को आपको किस में चेंज करना है, मिलीमीटर में। तो ये आपका हो जाएगा 20 मिलीमीटर। कैसे, 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। ठीक, इस लॉजिक से। वैसे ही आपका जो 10 सेंटीमीटर है ये आपका हो जाएगा कितना, 100 मिलीमीटर। 10 × 10 करोगे 100 मिलीमीटर, इतना आ गया। अब इसको आपको सॉल्व कर देना है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। 2 × पाई की वैल्यू यहाँ पर क्या लिखेंगे, 3.14 लिख सकते हैं। ठीक है, जब तक आपको बताया ना जाए कि 22/7 यूज़ करनी है तो आप न्यूमेरिकल में 3.14 पाई की वैल्यू यूज़ करेंगे। रेडियस कितनी है मिलीमीटर में, 20। ठीक है, लिख दिया। और ये हाइट कितनी है, हाइट है 100 और ये फिर से कितनी है, रेडियस 20। तो सीधा आप 120 इसको लिख सकते हो। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व करोगे, यहाँ पर ये कितना आ जाएगा 7, ये आपका आ जाएगा 7.28। ठीक है, इतना आ गया। अब ये मल्टीप्लाई में इससे होगा, कितना आ जाएगा 100, आपका आ जाएगा 200। यहाँ पर जो है वो 6 होगा। ठीक है, कैलकुलेशन 3 × 2 × 3 कितना 6 होता है, ये इतना हुआ। यहाँ पर 20 × 120 ये आपका कितना आ जाएगा, 12 दूनी 24 होता है और ये 2 0 तो 2400। जब आप इसको पूरा सॉल्व करोगे तो वैल्यू आएगी 15072। ठीक है, इसको आप सिंप्लीफाई करके लिखोगे, है ना, ये मिलीमीटर में आएगी। सिंप्लीफाई करके लिखोगे तो आएगी वैल्यू 1.5 × 10⁴ मिलीमीटर। इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक है, इसके आगे हम करेंगे अब दूसरे क्वेश्चन। चलिए अब आगे के क्वेश्चन देखते हैं। जैसे ये है, अ व्हीकल मूविंग विद स्पीड ऑफ 18 किलोमीटर कवर्स डैश मीटर इन 1 सेकेंड। अभी हमको बताना है मीटर में, 18 किलोमीटर करा है तो मीटर कितना किया होगा 1 सेकेंड में। तो आप जानते हो जब हम किलोमीटर पर आवर को चेंज किस में करते हैं, आपके मीटर पर सेकेंड में, तो हम क्या करते हैं 5 जितना भी किलोमीटर पर आवर में दिया उसको 5/18 से वो कर देते हैं मल्टीप्लाई। ठीक है, तो अब यहाँ पर 18 लिखा हुआ है तो 18 को हम 5/18 से
मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब ये 18 से 18 कट जाता है। अब ये वैल्यू किस में आ जाएगी, मीटर पर सेकंड में, तो वैल्यू आई 5 मीटर पर सेकंड, है ना। और क्वेश्चन में क्या पूछा था, जो कवर्स है मीटर में 1 सेकंड में कितना होगा, तो 1 सेकंड में आपके कितना आया है 5 मीटर, तो ये पहले का आंसर हो गया। ये अच्छे से आपको समझ में आया होगा कि जो किलोमीटर है उसको हम मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। यहीं उल्टा हो, मीटर पर सेकंड को अगर किलोमीटर पर आवर में चेंज करना हो तो आप 18/5 से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं वैल्यू का। अब ये सेकेंड क्वेश्चन है डेंसिटी के ऊपर 20, और कौन सी डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी। कहीं भी रिलेटिव टर्म आ जाए तो आप ये समझ लीजिए कंपेयर हो रहा है या फिर किसी के रिस्पेक्ट में कुछ दूसरी चीज़ बतानी है ना। अब इसमें लिखा है रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लेड इज 11.3, है ना। रिलेटिव डेंसिटी जो है, अब यहाँ पर यूनिट नहीं दी है, वो अभी आगे पता चलेगा रिलेटिव डेंसिटी की यूनिट क्यों नहीं है। इट्स डेंसिटी इज ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में कितनी होगी, और केजी पर मीटर क्यूब में कितनी, या फिर ग्राम सेंटीमीटर क्यूब इन्वर्स भी होता है और केजी मीटर क्यूब इन्वर्स भी होता है, दोनों चीज़ इसको पढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो फॉर्मूला है वो आप देख लीजिए रिलेटिव डेंसिटी का। अब ये फॉर्मूला होता है डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, जैसे यहाँ पर लेड है, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, मतलब वाटर के रिस्पेक्ट में होती है डेंसिटी ऑफ वाटर। ठीक है, ये आप समझ गए। इसी से हम किसकी, लेड की तो दी हुई है, हमको निकालना है इट्स डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी लेड की दी हुई है लेकिन डेंसिटी निकालना है लेड की। ठीक है, तो रिलेटिव डेंसिटी कितनी दी हुई है लेड की, इस फॉर्मूले के बेसिस में रखिए। रिलेटिव डेंसिटी है 11.3 इक्वल डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस कितनी है, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस तो ही निकालनी है, तो इसको आप क्या कह सकते हो, एक्स मान लीजिए। ठीक है, और इसके बाद जो डेंसिटी ऑफ वाटर है वो कितनी होती है, तो जनरल है ग्राम में 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये आप याद रखोगे, ग्राम में इतनी होती है, क्यूब में भी होती है, वो भी आगे बताएंगे। तो यहाँ पर कितना आप लिख लोगे 1, तो x की वैल्यू यानी कि जो डेंसिटी है उसकी कितनी आ गई, यहाँ मल्टीप्लाई होगा, 1 का मल्टीप्लाई किसी से भी होता है तो कितना आ जाता है 11.3 ही आ गया। अब यूनिट, ये यूनिट के साथ था तो यहाँ पर कितना है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, इतना आ गया। लेकिन क्वेश्चन में पूछा है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में भी और केजी मीटर क्यूब में भी, तो ये पूछा हुआ है आपसे। तो आप जानते हो जो 1 ग्राम है, 1 किलो में 1000 ग्राम होता है। ठीक है, वैसे 1 ग्राम में अगर वो पूछा जाए तो जस्ट ये हो जाता है 1/1000 kg। ठीक है, वैसे ही आप जानते हो 1 मीटर में आपके 100 सेंटीमीटर होते हैं, लेकिन 1 सेंटीमीटर में 100 आपके क्या होते हैं 1/100 आपके सेंटीमीटर होते हैं। लेकिन यहाँ पर तो सेंटीमीटर क्यूब है, तो वैल्यू क्या आएगी 1 सेंटीमीटर क्यूब की आती है आपकी 1/, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 का 2 से, तो कितना आ जाएगा 10⁶ मीटर क्यूब। ठीक है, ये 3 बार सेंटीमीटर है ना, 1 का अगर आता है आपका 10⁻², 1/, में, वैसे 3 का कितना आ जाएगा 10⁶। अब ये ऊपर में जाएगा, ये दोनों चीज़ें, जैसे ये ऊपर में जाएगी तो 10, ये क्या है, इसको आप 10⁻³ लिख सकते हो, ऊपर जाएगा 10⁻³ हो जाएगा। ये 10⁻6 है, ऊपर जाएगा आपका क्या हो जाएगा 10⁻, आपका ये 10 कितना हो जाएगा -6। ठीक है, अब यहाँ पर उनकी वैल्यू लिखनी तो आप चेंज करके सीधा लिख दीजिए, कितनी आ जाएगी 10 यहाँ आ जाएगी 10⁻11, पहले 11 लिख लीजिए 11.3, और यहाँ आ जाएगी 10⁻³ kg, और ये केजी में आएगी वैल्यू। ठीक है, दूसरी सेंटीमीटर की कितनी आ जाएगी 10⁻, ये मीटर में है 10⁻, ये रुकिए थोड़ा सा देख, अब ये देखिए ये सेंटीमीटर क्यूब में था ना, तो इसकी वैल्यू अपॉन में आएगी 10⁻6। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन था। अब ये आ गया 11.3, ये 10⁻6 ऊपर जाएगी प्लस भी हो जाएगी, तो 11.3, और ये इसको रफ कर देते हैं ना साइड वाली चीज़, ये आपने नोट कर लिया होगा 11.3 10⁻3, है ना, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, अब वैल्यू केजी पर मीटर क्यूब, ये आंसर आ गया। अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए 1 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये यूनिट चेंज वाला है ना, इसमें इसकी हेडिंग थी फिल इन द ब्लैंक्स टू सूटेबल कन्वर्जन्स ऑफ यूनिट्स। ठीक है,
तो 1 kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर को चेंज करना है ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। भैया इसको इन्वर्स भी कहते हैं, ठीक है। तो आप जानते हो 1 kg जो होता है वो 1000 ग्राम यानी 10³ ग्राम के बराबर ना। अब तो समझ ही गए। 1 मीटर स्क्वायर जो होगा वो आपका 10⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर, ठीक है। तो अब इसको चेंज करना है तो ये जो वैल्यू है पूरी इसको चेंज करना है। तो यहाँ पर 1 kg की जगह आप लिखिए 10³ ग्राम मल्टीप्लाई 1 मीटर स्क्वायर की जगह लिखिए, ये 1 है ना, कुछ नहीं मतलब 1 है, 10⁴ मीटर स्क्वायर, ठीक है। और लास्ट में क्या है आपका सेकंड, तो दोनों तरफ सेम ही है तो उसको आप ऐसे लिख दोगे इंटू सेकंड⁻² यानी कि सेकंड स्क्वायर इन्वर्स स्क्वायर। आगे इतना, अब इसको आप सॉल्व करोगे तो आएगा 10⁻³ और 10⁻⁴ यानी कि 10⁷ ग्राम मीटर नहीं ग्राम सेंटीमीटर में आएगा ना, ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर इन सेकंड इन्वर्स स्क्वायर। ये आ गया, इसको हमने चेंज कर लिया। अब आगे का क्वेश्चन देखते हैं। अब देखते हैं आगे के क्वेश्चन, जिसमें ये क्वेश्चन है कि हमको 1 मीटर को 1 लाइट ईयर में चेंज करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि लाइट ईयर होता क्या है। जो लाइट ट्रैवल करती है अपना डिस्टेंस 1 ईयर में, लाइट की स्पीड से जो 1 ईयर में ट्रैवल करती है डिस्टेंस, उसी को क्या कहते हैं, लाइट की 1 लाइट ईयर कहते हैं उसी को, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या रहता है, आप लिखोगे 1 लाइट ईयर का, ठीक है। स्पीड ऑफ लाइट मल्टीप्लाई बाई 1 ईयर, 1 अर्थ ईयर, ठीक है। अलग जो प्लैनेट्स होते हैं उनके ईयर जो होंगे वो तो अलग अलग होते हैं ना, तो 1 अर्थ ईयर होगा ये, 1 ईयर अर्थ के एस्पेक्ट में। अब स्पीड ऑफ जो लाइट है वो होती है, आप सबको पता होगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और दूसरा आपको मल्टीप्लाई करना है 1 ईयर से। तो 1 ईयर को आपको क्या करना है, शॉर्टेस्ट उसमें लाना है यूनिट में। तो सबसे पहले तो 1 ईयर में 365 डेज होते हैं ना नॉर्मली, उसमें क्या होते हैं आपके 24, मतलब 1 डे का क्या होता है 24 आवर का होता है, उसमें 60 मिनट होते हैं और हर 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, ठीक है। तो आप जब इस पूरे को सॉल्व करोगे तो जो वैल्यू आएगी, कैलकुलेशन तो आप खुद कर ही लेंगे, 9.46 × 10⁻15 ये होती है 1 लाइट ईयर की वैल्यू, ठीक है, मीटर में। अब इसमें क्वेश्चन में क्या कहा है कि 1 मीटर में कितने लाइट ईयर होते हैं ये हमको बताना है। तो 1 मीटर में कितने लाइट ईयर होंगे, अब ये इतने मीटर आया है, 1 मीटर में जब हमको निकालना होता है तो हम अपॉन में ये 1 करके निकाल लेते हैं। ऐसे 1 मीटर निकालना है तो 1 अपॉन जितनी भी वैल्यू दी हुई है, 9.46 × 10⁻15 मीटर। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1.057 × 10⁻16 लाइट ईयर, ये वैल्यू आपकी आ जाएगी। इसको आप नोट कर लेना, ठीक है। तुरंत रफ कर दे रहे हैं तो सेकंड क्वेश्चन करते हैं, ये आप नोट कर लेना, समझ में आ गया होगा, है ना। अब ये है 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मान लीजिए एक्सेलरेशन का ये दिया हुआ है, इसको आपको किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है। तो सबसे पहले जो मीटर है, 1 मीटर को आप चेंज करोगे 10⁻³ किलोमीटर, ये आ जाएगा, ठीक है, किलोमीटर ये आ गया। अब इसके बाद जो है आपका सेकंड स्क्वायर है उसको आपको हावर, सेकंड इन्वर्स स्क्वायर है उसको आवर इन्वर्स स्क्वायर में चेंज करना है। तो 1 सेकंड जो होगा आपका उसको आवर में चेंज करना है, ठीक है। 1 सेकंड इन्वर्स को आप आवर में चेंज करोगे तो कितना आएगा, 3600 है ना, इन्वर्स आवर। अब ये 36 कैसे आया, आप जानते हो 1 आवर में 60 मिनट होते हैं और हर 1 मिनट में 60 सेकंड्स, तो 1 आवर में 3600 सेकंड्स होते हैं, इसलिए 1 सेकंड में कितने आवर होंगे, 1/3600 आवर, है ना, इन्वर्स में। लेकिन अब यहाँ पर जो है इन्वर्स स्क्वायर दिया हुआ है, तो यहाँ पर भी आप क्या करोगे, इन्वर्स स्क्वायर लगाओगे और यहाँ पर भी इन्वर्स स्क्वायर लगाओगे। 1 सेकंड इन्वर्स की वैल्यू इतनी थी, अब लेकिन यहाँ पर सेकंड स्क्वायर लगा हुआ है ना, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो इसको आप सीधा लिख लोगे, इसको डबल हो जाएगा ना। 1 सेकंड इन्वर्स के लिए इतनी वैल्यू थी, डबल के लिए कितनी हो जाएगी, 1/3600, है ना, इंटू, अब आप ये सीधा लिख लोगे आया, ये है ना इन्वर्स आवर, है ना, स्क्वायर इन्वर्स आवर, ये तो यहाँ की वैल्यू। अब इसको बस सॉल्व करना है इन दोनों को ऐड करके, मतलब मल्टीप्लाई करके, और इसमें जो वैल्यू है वो आ जाएगी।
कैसे आएगी वैल्यू 10⁻³ है ना। अब ये ऊपर जाएगा, ऊपर क्या सीधा आप ऐसे लिख सकते हो 3600 मल्टीप्लाई बाई 1/3600, ठीक है। तो अब जब इसको पूरा सॉल्व करोगे तो जो वैल्यू आएगी वो है 3.88 इंटू 10⁻⁻4। अब ये देखिए हमने मेथड तो पूरा सा बता दिया है, कैलकुलेशन आप जितना खुद से करोगे वो आपके लिए अच्छा रहेगा और आगे एग्जाम्स में भी बेनिफिट देगा, ठीक है। अब ये अच्छा क्वेश्चन है जो एग्जाम्स में काफ़ी बार आ चुका है। जी की जो वैल्यू होती है उसको आपको SI यूनिट से आपको CGS यूनिट में चेंज करना होता है ना, SI सिस्टम से CGS में। SI इंटरनेशनली जो माना गया वो सिस्टम है और ये जनरल सिस्टम है, मतलब ऐसे है ना नॉर्मल वाला। तो अब इसको हमें चेंज करना है। सबसे पहले न्यूटन, अब मीटर स्क्वायर को आप सेंटीमीटर स्क्वायर में चेंज कर लोगे, केजी स्क्वायर जो उसको आप ग्राम स्क्वायर में चेंज कर लोगे। पहले तो न्यूटन को हमको डिकोड करना पड़ेगा। तो न्यूटन जो होता है उसकी वैल्यू होती है केजी मीटर पर सेकंड इनवर्स, ठीक है, ये होती है वैल्यू। अब इसको आपको इसी में ज्वाइन करके निकालना होगा। तो ये पूरी वैल्यू क्या होगी केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद मल्टीप्लाई में क्या है मीटर स्क्वायर और फिर क्या है पर केजी स्क्वायर, यानी कि केजी इनवर्स स्क्वायर लिख सकते हैं ना इसको ऐसे, ठीक है। अब जो केजी है और यहाँ पर ये केजी है तो इन दोनों से कितना केजी बचा, केवल केजी, इसे ये केजी दिया हुआ है प्लस में और ये पावर है माइनस में, तो केजी इनवर्स में बचा हुआ। इसको आप पहले सिंप्लीफाई कर लीजिए तो ये इतना आ गया, ठीक है। अब ये मीटर है और ये मीटर स्क्वायर, तो ये मीटर क्यूब हो गया, ठीक है। और लास्ट में सेकेंड इनवर्स स्क्वायर तो ऐसे ही है, ठीक है, ये इतना आ गया। अब ये केजी है, इसको आपको चेंज करना है ग्राम में, तो कितना आ जाएगा 10⁻³ केजी इनवर्स है ना, तो 10⁻³ ग्राम इनवर्स, ये इतना आ गया। मीटर क्यूब है, इसको चेंज करना तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 10⁻6 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। वैसे आप स्क्वायर करोगे तो यहाँ 2 जीरो करेंगे, फिर क्यूब करोगे तो फिर 2 जीरो और, ठीक है। अब इसके बाद इसको आपको सॉल्व करना होगा सेकेंड इनवर्स स्क्वायर को लिखने के बाद। अब यहाँ पर सॉल्व करोगे तो 10⁻³ और 10⁻6, तो इससे क्या बचेगा 10⁻³ केवल, ठीक है। अब इसके बाद वैल्यू जो आएगी ग्राम, अगर इस हिसाब से लिखना हो तो लिखेंगे सबसे पहले सेंटीमीटर क्यूब, फिर आएगी सेकेंड इनवर्स, हाँ, और लास्ट में क्या है ग्राम इनवर्स, ठीक है। अब इसमें वैल्यू लिखनी थी तो वैल्यू कैसे आएगी, ये वाली वैल्यू कैसे आएगी 6.67 इंटू 10⁻11 है और यहाँ पर 10⁻³ है। इसमें जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू बचेगी 6.67 इंटू 10⁻8, ये आ जाएगा आंसर। इस पूरे को नोट कर लीजिए। चलिए अब कुछ और क्वेश्चन देखते हैं जिसमें थोड़ी सी थ्योरी पार्ट ज़्यादा है, तो मैं आपको मेन टॉपिक बता के सीधा आंसर बताऊंगा। अब इसमें दिया हुआ अ कैलोरी इज ए यूनिट ऑफ हीट, ये तो आपको पता ही होगा, जैसे जूल यूनिट होती है एनर्जी की, है ना, वैसे ही आपकी क्या होती है कैलोरी भी होती है। वो इक्वल क्या होती है 4.1 जूल, जो आपकी 1 कैलोरी होती है 1.4 जूल के इक्वल होती है। तो इसमें क्वेश्चन में क्या कहा है कि जो 1 जूल होता है 1 kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर होता है, ये तो पता है सबको। इसमें कहा है सपोज वी एम्प्लॉय अ सिस्टम ऑफ यूनिट इन विच मास इक्वल टू अल्फा kg। मास को हमने क्या कह दिया, मास की यूनिट क्या है अल्फा kg, ठीक है ना। और उसके बाद क्या कह दिया इन्होंने, जो यूनिट है लेंथ की ना वो बीटा मीटर है। लेंथ की क्या यूनिट है, वो है बीटा मीटर, है ना, आपका बीटा मीटर। और उसके बाद कहा है जो उसकी यूनिट है टाइम की जो यूनिट है वो आपकी क्या है वो गामा सेकेंड, ठीक है, ये दिया हुआ। तो हमसे कह रहे हैं सो दैट द कैलोरी हैज अ मैग्नीट्यूड, जो कैलोरी है वो मैग्नीट्यूड अब क्या रखेगी 4.2 इंटू अल्फा इनवर्स बीटा इनवर्स स्क्वायर और क्या है अल्फा वो गामा स्क्वायर ना, ये आपका होता है। अब ये होगा आपका, अब इसका देखिए सवाल कैसे होगा, ठीक है। अब जो न्यू यूनिट है मास की वो अल्फा kg है, तो जो है आपका 1 kg कितना हो जाएगा, मान लीजिए ये अल्फा kg है अगर, तो 1 kg की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/अल्फ़ा हो जाएगी, जिसको आप लिख सकते हो अल्फ़ा इनवर्स, ठीक है। वैसे ही आपकी जो बीटा, जैसे मान लीजिए 1 उसकी लेंथ की 1 मीटर की यूनिट आपकी क्या हो जाएगी 1/बीटा, है ना, तो इसको आप लिख सकते हो बीटा इनवर्स, है ना। लेकिन अगर 1 मीटर स्क्वायर दिया हो तो वो क्या हो जाएगी आपकी वैल्यू बीटा
इन्वर्स स्क्वायर। ठीक है, तो लॉजिक से हो रहा, सिंपल सा मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट है। जो इन्वर्स हो रहा है ये मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट है। जब अपॉन में चीज़ होगी तो ऊपर आके इन्वर्स हो जाएगी। वैसे जो अल्फा स्क्वायर है सीधा आप जानते हो ये कितना, मतलब जो आपका सेकंड है ना, जैसे 1 सेकंड है उतना होगा, तो 1 सेकंड स्क्वायर आपका कितना हो जाएगा, अल्फ़ा आपका कितना हो जाएगा 1 अपॉन अल्फ़ा स्क्वायर होगा, ऊपर आएगा तो हो जाएगा आपका 1, ये आपका हो जाएगा ये इसको वो कहते हैं गामा इन्वर्स, ये इतना हो जाएगा। अब इसको उसमें चेंज करना है, क्या कहते हैं, इस यूनिट में, तो ये तो आराम से हो जाएगा। केजी की जगह ये अल्फ़ा इन्वर्स हो गया है, तो इसको आप लिख सकते हो आराम से 4.2 अल्फ़ा इन्वर्स। ठीक है, बीटा की जगह ये -2 हो सकता है। ठीक है, तो इसको हमने बीटा -2 लिख दिया, और ये अल्फ़ा की जगह आपका स्क्वायर हो सकता है, गामा की जगह इसको कहते हैं, तो ये आपका गामा स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब इसमें मतलब ये इन्होंने कहा ये तो आंसर होगा, लेकिन ये आप कैसे करोगे, तो उसके लिए ये मेथड मैंने बता दिया। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या है। दूसरा क्वेश्चन ना, इसमें कहना टू कॉल द डायमेंशनल क्वांटिटी लार्ज और स्मॉल, है ना, ये मीनिंगलेस, मतलब जो हम डायमेंशनल क्वांटिटी को लार्ज और स्मॉल कहते हैं वो मीनिंगलेस है जब तक हम स्पेसिफाई नहीं करते। मतलब आपसे कहते कि ये उतना बड़ा है, ये इतना छोटा है, मान लो कोई चीज़ है, ये किताब इतनी छोटी है, उतनी बड़ी है, तो कुछ नहीं समझ में आएगा जब तक आप कंपेयर नहीं करोगे। ऐसे मैंने कह दिया कोई किताब जो है वो फुटबॉल के साइज़ के इतनी है ना, तो कुछ तो कंपेयर हुआ कि मतलब ये फुटबॉल के अंदर आ सकती है या फिर फुटबॉल के बाहर रहेगी, ये एक कंपेयर है, या फिर एक बॉक्स के अंदर आ सकती है या बाहर रह सकती है, ये भी एक तरह का कंपेयर है। तो पहला क्वेश्चन जो मतलब इसमें कुछ दिए गए हैं, आपको बताना है आप उसको किससे कंपेयर करोगे। जैसे पहला है एटम जो है वो बहुत स्मॉल है, किसके कंपैरिजन में स्मॉल हो सकता है ना, तो ये क्वेश्चन आप लिखिए, ये 2.4 है, एटम इज वेरी स्मॉल। ठीक है ना, किसके कंपैरिजन में हो सकता है, आप अपने हिसाब से एक नाम सोचिए। वैसे मुझे लगता है एटम इज वेरी स्मॉल इन कंपेयर टू आ फुटबॉल। ठीक है, अगर आप एक फुटबॉल से कंपेयर करोगे तो जो एटम है बहुत छोटा है ना, कंपेयर आप समझ के फुटबॉल इतनी बड़ी होती है आपको दिखेगी, लेकिन वही जो एटम होता है वो बहुत छोटा होता है फुटबॉल के कंपेयर में। दूसरा दिया हुआ है जेट प्लेन की जो स्पीड है वो बहुत ज़्यादा होती है ना, जेट प्लेन स्पीड, जेट प्लेन जो है जेट की स्पीड है बहुत ग्रेटर है, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में आप ले सकते हो, आप एक बाईसाइकिल के रिस्पेक्ट में ले लो, है ना, बाईसाइकिल से जो है वो तो बहुत ज़्यादा स्पीड होगी उसकी। ठीक है, कंपेयर यही हो सकता है। आप जानते हो साइकिल की स्पीड कितनी होगी, 5 मीटर पर सेकेंड या 4 मीटर, और जेट की कितनी होती है, मतलब वो तो आप जानते हो साउंड की स्पीड से चलते हैं ना, हाइपरसोनिक आपके कौन से होते हैं, सुपरसोनिक वगैरह, है ना। इसके बाद मास ऑफ जुपिटर इज़ वेरी लार्ज, है ना, किसके कंपेयर में, मास ऑफ जुपिटर वेरी लार्ज लिखा हुआ है, तो वेरी लार्ज किसके कंपेयर में, कंपेयर टू, ये आंसर हम इसके आगे लिख रहे हैं, मास ऑफ जुपिटर वेरी लार्ज, इसके आगे कुछ नहीं लिखा होगा, तो कंपेयर टू आप लिख सकते हो अ क्रिकेट बॉल। देखिए दो बार लिखने से अच्छा है कि पहले क्वेश्चन लिख जाए फिर उसके अंदर जो आंसर, मतलब ये सीधा आंसर लिख रहे हैं। फिर एक क्वेश्चन है, द एयर इनसाइड द रूम कंटेन लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, जो एयर है एक इनसाइड के, उसके अंदर बहुत लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होंगे, किसके मुकाबले, देखिए एयर कंटेन्स लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कंपेयर टू आ बॉक्स। अगर आप बॉक्स से कंपेयर करोगे तो भाई बॉक्स इतना छोटा कोई सा है, और क्या आपका कमरा जो रूम है वो तो बहुत बड़ा होगा, तो जाहिर सी बात है वहाँ पर जो मॉलिक्यूल्स होंगे एयर के बहुत ज़्यादा होंगे। ठीक है, रूम के अंदर बहुत होंगे। अब एक क्वेश्चन है, प्रोटॉन इज मोर मैसिव देन, अब प्रोटॉन तो खुद ही बहुत ज़रा सा है, लेकिन वो भी किससे बहुत ज़्यादा मैसिव, तो आप सब लोग समझ गए होंगे जो प्रोटॉन के आगे पीछे घूमता है। ठीक है, यहाँ पर लिखे दे रहे हैं, प्रोटॉन इज वेरी मैसिव देन क्या होगा, सबके मन में नाम आ गया होगा अच्छा सा, इलेक्ट्रॉन, है ना, इलेक्ट्रॉन से वो बहुत बड़ा, इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो नेग्लिजिबल है, किसके कंपेयर में, प्रोटॉन के। लास्ट है स्पीड ऑफ साउंड इज लेस,
ये तो बहुत ही आसान, स्पीड ऑफ साउंड लेस किसके कंपेयर में बहुत कम है, वो किसके कंपेयर में होगी, स्पीड ऑफ लाइट के। इतना आप नोट कर लीजिए, ठीक है, रफ कर देते हैं। अब देख लेते हैं क्वेश्चन है ना, कौन सा 2.5 अ न्यू यूनिट ऑफ लेंथ इज चूजन सच दैट द स्पीड ऑफ लाइट इज वैक्यूम इन वैक्यूम इज यूनिटी। मतलब जो स्पीड ऑफ लाइट है 3.10⁸ है ना मीटर पर सेकेंड, उसको हमने एज अ यूनिटी मान लिया। मतलब जो क्या है 3.10⁸ मीटर पर सेकेंड है, वो उसकी वैल्यू अब हो गई है 1, ठीक है, 1 यूनिट हो गई है। अब इसके बाद क्या कहते हैं, है ना, अब हमसे कह रहे हैं व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ इन टर्म्स ऑफ न्यू यूनिट इफ़ लाइट टेक्स 8 मिनट 20 सेकेंड्स ना। लाइट कितना टाइम लेती है, 8 मिनट 20 सेकेंड्स टू ट्रैवल टू अर्थ, अर्थ तक आने में इतना समय लेती है, ठीक है। तो हमको बताना है कि डिस्टेंस क्या होगी, ठीक है। तो डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन, अर्थ एंड सन होगी, ठीक है, ये देखना है आपको। अब उसको तो हमने 1 मान लिया इवेंट यूनिटी का, तो फॉर्मूला क्या होता है आपका, अगर हमको डिस्टेंस निकालनी है तो स्पीड ऑफ लाइट है ना, एक तो होगा मल्टीप्लाई में क्या आ जाता है जो डिस्टेंस है, मतलब जो टाइम है, मतलब कितना टाइम लगेगा। तो टाइम कितना लग रहा है भाई, देखो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, अर्थ एंड यहाँ पर सन होगा, ठीक है। स्पीड ऑफ लाइट और क्या होता है आपका टाइम कितना है, तो स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू तो 1 हो गई है, और टाइम जो है 8 मिनट 20 सेकेंड्स। इसको आप सेकेंड्स में चेंज करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 480 हो जाएगा, और ये 20 यानी कि 500 सेकेंड्स। तो टोटल टाइम कितना आ गया 500, डिस्टेंस कितनी आ गई 500, है ना, आपकी मीटर में आ जाएगी। ये चीज़ पूरी आ गई। अब ये वाला क्वेश्चन हो गया। इसके आगे एक क्वेश्चन है थोड़ा सा कंपैरिजन वाला है। इसमें कहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट प्रिसाइज डिवाइस फॉर मेजरिंग लेंथ, अ वर्नियर कैलिपर्स विद डिवीजन 20 ऑन स्लाइडिंग स्केल। जो स्लाइडिंग स्केल होती है वर्नियर कैपिलर की, उसमें कितने डिवीजन है 20 डिवीजन है, वो सबसे अच्छी रहेगी। या फिर एक स्क्रू गॉज है जिसकी पिच कितनी है 1 मिलीमीटर, पिच 1 मिलीमीटर है, और डिवीजन कितने 100 सर्कुलर स्केल में जो होता है ना स्क्रू गॉज होता है वो सर्कुलर डिवीजन होते हैं और लंबा सा रहता है, ये स्क्रू गॉज हो गया। एंड दूसरा हमको लास्ट में क्या कहा है, एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट कैन मेजर लेंथ विद इन वेव लेंथ ऑफ लाइट। तो इनमें हमको सब में कंपेयर करना है, ठीक है। तो देखिए, अब देखो जो उसका फॉर्मूला होता है क्या कहते हैं आपका, सबसे पहले क्या आ जाएगा स्क्रू, क्या क्वेश्चन पूछा है सबसे पहले वर्नियर कैपिलर का, ठीक है। तो वर्नियर कैपिलर का होता है वन स्टैंडर्ड डिवीजन माइनस 1 क्या होगा आपका वर्नियर डिवीजन, ठीक है, वर्नियर डिवीजन ये आएगी वैल्यू। तो 1 स्टैंडर्ड डिवीजन जो होता है उसकी वैल्यू तो रहती है 1, ठीक है। और ये अगर वो सेंटीमीटर में होता है तो ये मिलीमीटर में रहेगा, तो इसकी वैल्यू आती है 1/10। अब ये जो वैल्यू आपकी आ जाती है टोटल कितनी आ जाएगी, ये इसकी वैल्यू आती है 9/10, ठीक है। तो टोटल वैल्यू जो आपकी आती है 1/10, जिसको आप लिख सकते हो 0.11 सेंटीमीटर। ये तो इसकी आ गई। अब आप ये कहो कि ये वैल्यू हम क्यों निकाल रहे हैं, ये लीस्ट काउंट की वैल्यू है, जिसमें जिस चीज़ में जो लीस्ट काउंट है वो जितना कम आता है वही सबसे प्रिसाइज होगा। मान लीजिए लीस्ट काउंट बहुत कम आया है तो एरर बहुत जीरो होता है, और जितना जीरो एरर होगा उतनी वैल्यू प्रिसाइज होगी। प्रिसाइज मतलब ये होता है कि अगर वैल्यू 9.8 है तो आपकी वैल्यू 9.81 आए या फिर 9.79 आए तो ये प्रिसाइज है। लेकिन आप वैल्यू अगर 9.9 आ रही है तो ये प्रिसीजन के बहुत बाहर है। अगर जो यूनिट एंड मेजरमेंट होता है उसमें 2 चीज़ बहुत ज़रूरी होती है, एक तो एक्यूरेसी हो गई, मतलब ऐसा तो नहीं कि आप बहुत दूर, और एक प्रिसीजन हो गया। एक्यूरेसी ये रहेगी इससे वैल्यू जो है उसके आप कितना करीब आ पाए, और प्रिसीजन ये रहता है कि वैल्यू के करीब कितनी बार आ पाए। तो ये 2 चीज़ें रहती हैं, ठीक है। इसके बाद क्या दूसरे में क्या पूछा था आपसे, स्क्रू ग्रॉस के बारे में बताना है, ठीक है। तो स्क्रू ग्रॉस के बारे में आप देखिए क्या होगा, लीस्ट काउंट क्या होता है स्क्रू ग्रॉस का, ये देखिए ये इसका लीस्ट काउंट था, ठीक है, वर्नियर कैपिलर का लीस्ट काउंट। तो इसका लीस्ट काउंट जो होता है वो आपको देखना होगा क्या होता है। इसका होता है पिच, है ना, जो इसमें वैल्यू दी हुई है पिच अपॉन डिवीजन्स, नंबर ऑफ डिवीजन्स, इनको केवल डिवीजन लिख दिया, कितने डिवीजन्स है ना स्केल के। तो इसमें लिखा हुआ है पिच हमारी कितनी है
पीछे जो दी हुई है वो है 1 मिलीमीटर, और जो डिवीजन है वो कितने 100 डिवीजन है, ठीक है। तो इसको आप केवल वैल्यू रख देंगे, आपका आ जाएगा। पिच 1 मिलीमीटर है तो इसको सेंटीमीटर में आप चेंज करोगे तो 10⁻⁻1 होगा, तो सीधा वैल्यू क्या आ जाएगी 1/1000। अब ये 10⁻⁻1 है, नीचे चली जाएगी, और डिवीजन तो 100 है ही, तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 0.001 कितने में आ जाएगी आपकी ये सेंटीमीटर में, ये भी। तो अब ये इन दोनों की वैल्यू तो इतनी आ गई, ठीक है। अब जो लास्ट है वो कह रहे हैं कि वेव लेंथ ऑफ लाइट, और वेव लेंथ ऑफ लाइट कितनी होती है 10⁻⁻5 मीटर में होती है। तो 10⁻⁻5 मीटर है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये तो सीधा लिख सकते हैं 0.00001, ठीक है, ये आएगी है ना मीटर में। 10⁻5 मीटर को आप ऐसे लिखोगे। अब ये हम लोग डेसिमल्स में क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि जो लीस्ट काउंट है उसको हमेशा डेसिमल वैल्यू में ही काउंट किया जाता है। तो इससे आप ये देख सकते हो सबसे कम लीस्ट काउंट किसका है, इसका तो काफ़ी ज़्यादा है इनके कंपेयर में, और ये इसमें भी यही जीत जाएगा अगर देखा जाए लीस्ट काउंट की वैल्यू में। तो सबसे अच्छा जो है काउंटिंग के लिए जो रहेगा आपका प्रिसीजन के लिए वेवलेंथ वाली वैल्यू ही रहेगी, मतलब लाइट की वैल्यू रहेगी। क्या इंस्ट्रूमेंट का नाम दिया था इसमें, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। देखिए लाइट के जितने भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनको नाम दिया गया है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, जो आप 12th क्लास में पढ़ोगे। इतना आप नोट कर लीजिए, फिर आगे देखते हैं। चलिए अब आगे के कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। इसे क्वेश्चन नंबर 2.7 ना। अब इसमें क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये है अ स्टूडेंट मेजर द थिकनेस ऑफ अ ह्यूमन हेयर, मतलब ह्यूमन जो बाल होते हैं उनकी उसने थिकनेस नापी बाय लुकिंग एट थ्रू द माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप से ऐसे छोटी चीज़ें वो आप माइक्रोस्कोप से ही देखते हो, है ना। अब उसमें कहा मैग्नीफिकेशन जो है वो कितना है 100 है, माइक्रोस्कोप का मैग्नीफिकेशन कितना है 100 है। और जो भाई उसने मेक्स किए ऑब्जर्वेशन 20 ऑब्जर्वेशन उसमें फाइंड की, और निष्कर्ष पे आया कि जो माइक्रोस्कोप से वैल्यू आई है थिकनेस ऑफ एयर की वो कितनी है 3.5 है, ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछा, व्हाट इज द एस्टिमेट थिकनेस ऑफ हेयर, मतलब क्या हो सकती है थिकनेस, उसने तो इतनी बता दी। अब आप देखोगे कि 3.5 mm तो उसने बता दी, ठीक है, लेकिन जब वो नाप रहा था तो उसमें माइक्रोस्कोप का जो मैग्नीफिकेशन था, मैग्नीफिकेशन ये होता है कि आप कितने टाइम्स किसी चीज़ को बड़ा कर रहे हो, तो मैग्नीफिकेशन कितना था 100 टाइम्स, यानी कि ये जो वैल्यू है ये एक्चुअल तो है ही नहीं, क्योंकि एक्चुअल वैल्यू जो थी वो तो मैग्नीफिकेशन से ज़्यादा हो गई है। तो एक्चुअल वैल्यू निकालने के लिए आप बस क्या करोगे, इसको 100 से डिवाइड कर दोगे, तो वैल्यू आपकी आ जाएगी 0.035 ना, ये वैल्यू आ जाएगी आपकी, केवल इतनी रहेगी, ये वैल्यू हो गई। अब ये किस में है, ये भी मिलीमीटर में ही है। तो एक्चुअल वैल्यू ये इसलिए ऐसे आई है क्योंकि मैग्नीफिकेशन अगर आप 100 टाइम्स कर दोगे तो वैल्यू भी तो 100 टाइम्स हो जाएगी। जैसे मैग्नीफिकेशन अगर किसी लेंस में अगर 2 है यानी कि इमेज जो है वो दुगनी है। ये तो लॉजिक के सिंपल था, ठीक है। अब सेकेंड क्वेश्चन देखिए क्या है, यू आर गिवन अ थ्रेड एंड अ मीटर स्केल, हाउ विल यू एस्टिमेट द डायमीटर ऑफ द थ्रेड, ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो आप देखिए सबसे पहले क्या करोगे, मान लीजिए आपको जो स्केल दी हुई है ये ऐसे करके स्केल रहेगी, ठीक है, ऐसे करके आपके पास स्केल ऐसे करके रहेगी ना, ऐसे आपके पास स्केल रहेगी। तो अब आपको थ्रेड दी गई है, तो ये कैसे करना, क्वेश्चन में क्या पूछा, यू आर गिवन थ्रेड इन मीटर स्केल, हाउ विल यू एस्टिमेट द डायमीटर। तो आप क्या करोगे, जो थ्रेड है उसको आप इसमें ऐसे से लपेटोगे कि एकदम पास लपेट के, है ना। फिर डायमीटर का जो फॉर्मूला बनेगा वो ऐसे होगा, है ना। ये तो मतलब आपको फॉर्मूले से ही निकलेगा। तो डायमीटर का फॉर्मूला होगा वो लेंथ ऑफ थ्रेड, पहले आपको इसको लपेटना पड़ेगा, लेंथ ऑफ थ्रेड अपॉन नंबर ऑफ टर्न्स, इस फॉर्मूले से आपकी ये वैल्यू निकल आएगी, ठीक है। अब देखिए लॉजिक भी बहुत सिंपल है। मान लीजिए आपने 5 टाइम्स उसको ये क्या कहते हैं वो किया है, ठीक है, और उसकी जो क्या कहते हैं लेंथ की जो ये थ्रेड की ये जो वो है वो क्या आपकी लेंथ जो है वो आपको पता है। तो वो जो आर्क और रेडियस वाला कॉन्सेप्ट नहीं था वही यहाँ पर लगा हुआ है ना। एक को आप आर्क मान लीजिए इसको, है ना, बड़ी आर्क, और नीचे जो नंबर ऑफ टर्न्स है उसको आप रेडियस कंसीडर कर सकते हो। इस तरीके से आएगा, लेकिन ये वो वाला फॉर्मूला है नहीं, ये फॉर्मूला है बिल्कुल अलग, और उसको आप याद कर लेना। ऐसे क्वेश्चन ये ज़्यादातर 11th में जो आपके होंगे एग्जाम अभी हाफ ईयरली वगैरह के, तो ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं, ठीक है। अब इसके बाद देखिए क्या है, अब इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है स्क्रू गॉज, एक मिनट रुकिए, हो गया, ये इसमें लिखा है स्क्रू गॉज, है ना, ये क्वेश्चन नहीं मिला था। स्क्रू गॉज है पिच ऑफ 1 मिलीमीटर एंड 200 डिवीजन्स, पिच दी हुई है स्क्रू गॉज की 1 मिलीमीटर में जो फॉर्मूले में ऊपर होती है, और डिवीजन्स 200 दिए हुए हैं। एक है डू यू थिंक इट इज़ पॉसिबल टू इंक्रीज द एक्यूरेसी ऑफ द स्क्रू गॉज, है ना, स्क्रू गॉज आर्बिट्रेटली बाय इंक्रीजिंग
बाय इंक्रीजिंग आपका द नंबर ऑफ डिवीजन्स। तो ये कह रहे जो एक्यूरेसी है वो आप नंबर ऑफ डिवीजन्स बढ़ा के कर सकते हो। तो हाँ हो सकता है, लेकिन बहुत सर्टन लेवल में होता है, कुछ इतना फ़र्क नहीं आता है। तो मान लीजिए आप अगर बढ़ाओगे तो कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ेगा ज़्यादा, आगे माइन्यूट सा फ़र्क पड़ा है तो वो फ़र्क तो माना ही जाएगा। मान लीजिए 5 सेंटीमीटर का अंतर आ जाए तो कुछ अंतर रहेगा भी। अब इसके बाद क्या है, आखिरी क्वेश्चन जो है, मतलब इस वाले क्वेश्चन का जो पार्ट्स हैं, द मीन डायमीटर ऑफ अ थिन ब्रास रॉड इन मेजर्ड बाई वर्नियर कैपिलर और द सेट कितना है 100 मेजरमेंट का ना, वाई इज सेट इज 100 मेजरमेंट ऑफ डायमीटर एक्सपेक्टेड टू बी मोर रिलायबल एस्टिमेटेड टू 5 मेजरमेंट ओनली। मतलब कह रहे जो 100 मेजरमेंट का सेट है 5 मेजरमेंट से कैसे रिलायबल होगा। देखिए अगर ज़्यादा सेट बड़ा है तो उसमें क्या होगा, आपको कैलकुलेशन में एरर करने में जो फॉर्मेट होता है उसको क्या होगा, कम रहेगा। मतलब जो फॉर्मेट शुरुआत में जो होगा वो तो होगा, लेकिन लेटर में वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। तो इससे 100 मेजरमेंट जो होगा वो ज़्यादा सही रहेगा एज़ कम्पेयर टू 5 मेजरमेंट। ठीक है, ये चीज़ समझ के अब इसके बाद जो है क्वेश्चन वो आपका है, अब इसमें लिखा है द फोटोग्राफ ऑफ अ हाउस ऑक्यूपाइड एन एरिया है ना 1.7 सेंटीमीटर स्क्वायर है ना ऑन अ 35 mm स्लाइड। एक 35 mm स्लाइड है, उसमें क्या है फोटोग्राफ ऑफ अ हाउस ऑक्यूपाइज कितना एरिया वो ले रहा है 1.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। द स्लाइड प्रोजेक्टेड ऑन द स्क्रीन एंड द एरिया ऑफ द हाउस ऑन द स्क्रीन इज 1.55 सेंटीमीटर। जो एरिया है स्क्रीन का वो कितना आ रहा है 1.55 मीटर स्क्वायर। व्हाट इज़ द लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ द प्रोजेक्टेड स्क्रीन। अब ये देखिए क्वेश्चन कैसे होगा आपका। ठीक है, तो एरिया क्या दिया हुआ है, एरिया जो क्वेश्चन नंबर क्या है आपका 2.9। ठीक है 2.9। तो एरिया जो दिया हुआ है हाउस का, एरिया ऑफ हाउस ऑन स्लाइड में जितना है वो दिया हुआ है आपका कितना 1.7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये चीज़ें जो मेन पॉइंट है क्वेश्चन के। और क्या कहते हैं जो एरिया है आपका वो कितना दिया, एरिया ऑफ इमेज ऑफ हाउस फॉर्म्ड ऑन द स्क्रीन वो कितनी है आपकी, वो आ जाएगी 1.55 मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसको आप इतना भी लिख सकते हो 1 पॉइंट, क्योंकि कैलकुलेशन करने में भी आसानी रहेगी। 1.55 × 10⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर ना, एक जैसी यूनिट रहेंगी तो करने में आसानी होगी ना। अब देखिए ये जो होगा क्वेश्चन वो होगा आपका एरियल मैग्निफिकेशन से। अब एरियल मैग्निफिकेशन वो होता है जिसमें आपका एरिया ऑफ इमेज अपॉन एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट लगता है। एक होता है लीनियर मैग्निफिकेशन, लेकिन जब आपका क्या कहते हैं, जब आपकी लीनियर मैग्निफिकेशन होता है लेंथ के लिए, जब लेंथ दी नहीं गई है तो आप किसका यूज़ करोगे, एरियल मैग्निफिकेशन का। देखिए नाम से भी टर्म एरियल मतलब एरिया के लिए यूज़ होने वाला मैग्निफिकेशन। तो एरियल मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला देख लीजिए क्या होगा ना। अब इसको ब्लू से लिख देते हो क्योंकि अब तो ये आंसर होने वाला है ना। एरियल मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला देखिए, मैग्निफिकेशन ये होता है एरिया ऑफ इमेज अपॉन क्या होता है आपका एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब एरिया ऑफ इमेज कितना है 1.55 × 10⁴ और ये कितना है 1.75। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो देखिए ये इतना आ गया, लेकिन हाँ एक चीज़ और होती है जो एरियल मैग्निफिकेशन होता है ना, वो क्या रहेगा, जो एरियल आपका मैग्निफिकेशन है ना, वो आपके इक्वल रहता है अंडर रूट लीनियर मैग्निफिकेशन के। ठीक है, लीनियर मैग्निफिकेशन को अगर आप अंडर रूट में कर दोगे तो एरियल मैग्निफिकेशन आ जाएगा। ठीक है, नहीं उल्टा रहेगा, ये जो लीनियर मैग्निफिकेशन है वो आपका आएगा एरियल मैग्निफिकेशन में। ठीक है, तो आप केवल वैल्यू डाल दीजिए लीनियर मैग्निफिकेशन के लिए, ठीक है, इसको अंडर रूट में डाल दीजिए 1.55 × 10⁴ अपॉन कितना आ गया 1.75। अब जब इसको आप सॉल्व करोगे तो वैल्यू आ जाएगी 9.411 है ना, कितने में आ जाएगी। अब ये यहाँ पर इतना आ गया, यहाँ पर 94.11 वैल्यू इसलिए आई है और कोई यूनिट इसलिए नहीं है क्योंकि देखिए ऊपर भी जो है आपका वो भी एरिया है और जो नीचे है वो भी आपका क्या है एरिया है। तो जब एरिया आपस में रहेंगे तो यूनिट तो कैंसिल हो जाएगी, इतना नोट कर लीजिए। अब आखिरी क्वेश्चन आज का रहेगा आपके जो उसमें हमको वो बताने हैं सिग्निफिकेंट फिगर।
चलिए अब देख लेते हैं कि इन क्वेश्चंस में जो है कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। जैसे सबसे पहले वाला है कि 0.07, ठीक है। तो इसमें केवल जो है एक सिग्निफिकेंट फिगर है, क्योंकि आप जानते हो सारे नॉन जीरो नंबर्स जो होते हैं वो सिग्निफिकेंट होते हैं, और जो जीरो पॉइंट के बाद जीरो होंगे लेकिन जो ट्रेलिंग जीरो होंगे वो आपके क्या होंगे, सिग्निफिकेंट होंगे। लेकिन ये तो जीरो नॉन जीरो डिजिट्स के पहले है, तो इसमें केवल कितना है वो सिग्निफिकेंट फिगर है, केवल एक है, ठीक है, 7 रूल के हिसाब से। अब इसमें कितने हैं, अब देखिए 3 नॉन जीरो डिजिट्स हैं, लेकिन मैंने कहा था जो पावर की मैग्नीट्यूड जो है, मैग्नीट्यूड में जो पावर होगी उनसे कोई मतलब नहीं होता। तो जो 10 की पावर 24 है इससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें केवल देखना है कि नॉन जीरो फिगर्स कितने हैं। इसमें 3 हैं, तो सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए, 3। अब ये जो लास्ट है पॉइंट के बाद, मतलब पॉइंट वॉइंट्स के यहाँ पर मतलब ही नहीं है, अगर 4 जो हैं ये चारों नॉन जीरो हैं, और ये देखिए ट्रेलिंग जीरो आ गया, ये 3 जो है नॉन जीरो हैं और ये क्या है, ट्रेलिंग जीरो, मतलब डिजिट्स के बाद है एक तो जीरो और दूसरा पॉइंट के बाद है, 2 चीज़ें रूल लग गई। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, 4, ठीक है। अब इसमें देखिए फिर से ये एक 6 तो है, 3 तो है, 2 तो है। अब जीरो एक तो पॉइंट के बाद है और दूसरा क्या है, ट्रेलिंग है, मतलब पीछे आ रहा है नॉन जीरो के, तो इसमें भी कितने हैं, 4 हैं। सेम यहाँ पर जाएगा, इसमें भी कितने होंगे आपके, 4। अब इसमें देख लीजिए ये क्या होगा, तो इसमें ये जो जीरो हैं 1 2 3, ये भाई तो भले डेसिमल के बाद, लेकिन ये ट्रेलिंग जीरो नहीं है, तो ये तीनों तो नहीं होंगे, लेकिन ये जीरो आ जाएगा क्योंकि ये ट्रैप्ड जीरो है। 2 चीज़ थी ना, एक तो ट्रेलिंग जीरो था, दूसरा ट्रैप्ड जीरो था। 2 नॉन जीरो के डिजिट में अगर कोई जीरो आ जाए तो इसमें कितने हो जाएंगे, 4 सिग्निफिकेंट फिगर। आज क्या किया हमने, 10 क्वेश्चन करा दिए हैं। इसके आगे अगर आपको कुछ नहीं आएगा तो आप हमें कमेंट में लिख के बताएंगे, उसके मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। जब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट। हाँ, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलना। जय हिंद।